वेलकम बैक दोस्तों। आपका फिर से स्वागत है इंडियन पॉलिटी की इस सेकंड लेक्चर में। पहले हमने पिछले लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था द बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम एक बार फिर से सेपरेट स्क्रीन ले लेते हैं और थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था और हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था द बैकग्राउंड ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम देखेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं इसको टॉपिक को पढ़ाऊँ, आज हम पहले कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें समझते हैं ताकि ये आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे टॉपिक। बिकॉज थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, पहले भी लगा है, पिछला वाला चैप्टर भी काफ़ी लोगों को बोरिंग लगा है। बट मैं आपको बस दो तीन बातें बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि थिंग्स टू रिमेंबर। सबसे पहली चीज़, ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमें बोरिंग लग रहा है वो एक्चुअल में बोरिंग है ही। ऐसा भी हो सकता है कि वो चीज़ हमें समझ नहीं आ रही है इसलिए वो हमें बोरिंग लग रही है। और या आप निकाल दीजिए दिमाग से कि हिस्ट्री इज़ बोरिंग, हिस्ट्री या पॉलिटी इज़ बोरिंग। मैं बिल्कुल यहाँ पे किच किच करूँगा बिकॉज ऐसा नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना, व्हाट विल हैपन इज़, अगर आप इसको ढंग से पढ़ते हैं तो व्हाट विल हैपन इज़ टू, जो गारंटीड आपके साथ में होगा, फर्स्ट थिंग यू विल अंडरस्टैंड द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, इसका क्या मतलब होता है? हिस्ट्री में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए, टर्न ऑफ इवेंट्स, जिनकी वजह से कुछ घटनाएं घटी। उन घटनाओं के घटने की वजह से कुछ इंस्टीट्यूशंस बने, कुछ चीज़ें हुई जिन्हें हम आज भी यूज़ करते हैं, याद करते हैं, और जिनकी वजह से जो हमारा आज का प्रेजेंट है इसकी समझ को काफ़ी हद तक जो हिस्टोरिकल टर्न ऑफ इवेंट्स है वो समझाता है। आपको लग रहा होगा कि मैं अभी यहाँ पे एग्जैक्टली क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं आपको इस सब्जेक्ट की यूटिलिटी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यूटिलिटी बोले तो यूज़ क्या है, क्यों पढ़ना है। सही बात है, ये बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं। आखिर पढ़ना क्यों है, क्या जान लेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के, हमें क्या मिल जाएगा? चलो कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ने तक ठीक है, तुम तो यार हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ाने बैठ गए और वो तुमने 1 घंटा पकाया हमको, 1 घंटा और 4 मिनट, 1 hour and 4 minutes। आज फिर न जाने तुम कितने XYZ मिनट्स हमको पकाने वाले हो इस मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। तो मैं आपको ये बता दूं कि इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज आपको एग्ज़ाम पास करना है। अगर यूपीएससी दे रहे हैं तो वो, और आरपीएससी दे रहे हो तब भी। और सेकेंडली, इसको समझे बिना आप आज के इंस्टीट्यूशंस को परफेक्टली समझ नहीं पाओगे। इसीलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि चीज़ें ओरिजिनेट कैसे हुई थी। राइट, तो आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए इस सब्जेक्ट के अंदर बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये सिंगल हैंडेडली 15 से 20 क्वेश्चंस जो हैं वो यूपीएससी में पॉलिटी से आते हैं। और सिर्फ इसकी हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग से है ना, आप आज के 4-5 क्वेश्चंस तो ऐसे ही कर लोगे ऑन योर फिंगर टिप्स। सो यू जस्ट ट्राई टू गिव योर 100% एज मच एज यू कैन बिकॉज बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट और मार्क्स मिलते हैं इसको पढ़ने के लिए। एंड सेकेंडली, आपकी अवेयरनेस बढ़ती है तो यू बिकम अ स्मार्टर पर्सन, यू बिकम अ मोर अवेयर पर्सन।
सिर्फ मुंह उठा के सोसाइटी में घूमने से कुछ नहीं होता है. यू शुड बी नोइंग अबाउट द थिंग्स, यू शुड बी नोइंग व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू, यू शुड बी नोइंग योर पॉलिटिकल सिस्टम, यू शुड बी नोइंग कि आप जिनके लिए वोट कर रहे हो, हाउ डू दे वर्क, वो काम कैसे करते हैं. चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, आखिर उनके काम करने का तरीका क्या है, आपको तरीका तो पता चले. सो दिस सब्जेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दोज रीजन्स. ठीक है, तो अब इसमें बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल ना होते हुए आई वुड लाइक टू कंटिन्यू विद टुडेज टॉपिक विच इज़ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, नाउ हमने पिछले में क्या देखा था, पिछले वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा था, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो वहाँ पे हमने क्या देखा. नाउ दिस स्क्रीन लुक्स वे बेटर. जो ये ब्लैक स्क्रीन है, ये वाइट स्क्रीन से काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, काफ़ी क्लियरली हमें दिखाई देता है. ठीक है, नाउ हमने क्या देखा था पिछले वीडियो के अंदर कि चलो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट तक तो ठीक है. रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर पिट्स इंडिया एक्ट और ये सब तो हुआ. हम बात करते हैं 1861 से स्टार्ट करते हैं. जो 1862 जो है, इस समय जो आया था इंडियन काउंसिल्स एक्ट. काउंसिल्स एक्ट इस एक्ट के तहत इंडियंस की एंट्री कहाँ पे हो गई थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल में. फिर आगे नंबर बढ़ते गए लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स के. ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी के बीच में एक टग ऑफ वॉर चलती रही. नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी मतलब इंडियंस. ठीक है, फिर फाइनली जाकर के इनको प्रोविंसेस के अंदर नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी भी मिल गई. ये हाल था लेजिस्लेटिव काउंसिल का. फिर आता है इसके बाद में एक मेजर एक्ट जो था 1909 का. इसके अंदर कहाँ पे हुई थी, ये इसको मोडले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं. मिंटो रिफॉर्म्स. यहाँ पे इंडियंस की एंट्री कहाँ हुई, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में. किसकी, वाइस रॉय की. ओके, तो वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एंट्री होने के बाद में जो रियल पावर है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एग्जीक्यूटिव के पास में द एक्सरसाइज ऑफ पावर इज ग्रेटर देन लेजिस्लेटिव. राइट, कि लॉ मेकिंग तक सीमित है, लेकिन जब लॉ को अप्लाई करना होता है तो एग्जीक्यूटिव इज वे मोर पावरफुल. जो फाइनल डिस्पोजल ऑफ पावर है इट इज़ एट द हैंड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव इन एनी कंट्री. ठीक है, तो अब वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एंट्री हो गई 1909 के अंदर. फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हुई वगैरह वगैरह. तो हमने जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा था तब हमने ये देखा था कि कौन से एक्ट से क्या क्या निकल करके आया हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. ठीक है, तो फिर क्या हुआ 1922 के आसपास जो हमारे प्रिय गांधी जी हैं, गांधी जी डिमांडेड, well actually he demanded, or I should say asserted, on the need for a constitution. फॉर द फर्स्ट टाइम ये बात चली कि भाई इंडिया का खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए. और उस समय तक लोगों को पता नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है इंडिया में. ये इतनी पुरानी बात है. ठीक है, जो बाहर जाके पढ़, बिकॉज ब्रिटेन में तो था नहीं. ब्रिटेन में देर वॉज नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अभी भी नहीं है. यूएस में था, बट कितने लोग गए थे यूएस और कितना ही पता था लोगों को क्या है क्या नहीं है. तो दिस इज़ द थिंग, इन्होंने गांधी जी ने 1922 के अंदर बोला कि हमको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है. ऐसा क्यों बोला उन्होंने, देखिए आपको मैं यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट और आइडिया बताऊंगा रेवोल्यूशन से रिलेटेड. जो रेवोल्यूशन है, जो फ्रीडम स्ट्रगल है किसी भी कंट्री का,
उससे जुड़ी हुई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। क्या है इम्पोर्टेंट बात? देखिए, फ्रीडम मिलने से पहले उसमें बहुत लोगों का संयोग वो होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, और बहुत लोगों के कंट्रीब्यूशन से फ्रीडम मिलती है। ठीक है, जब फ्रीडम मिल जाती है और जो उसके ऊपर जो गुलामी करने वाला, जो गुलाम बनाने वाला जो देश होता है, वो छोड़ के जब चला जाता है, और ये कंट्री को जब फ्रीडम मिल जाती है, जैसे 1947 के अंदर इंडिया को मिली थी, तो इसके बाद में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है, सवाल, कि अब क्या? आज़ादी तो मिल गई, फ्रीडम मिल गई, अब क्या? अब हम कैसे चलाएंगे इस देश को, या किसी भी देश को अब हम चलाएंगे कैसे? आप समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को? ये छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है ये। मैं फिर से स्क्रीन लेके आता हूँ, दूसरी स्क्रीन पे लिख करके देखेंगे कि 1947 के अंदर हमें क्या मिली? फ्रीडम। इंडिया गॉट फ्रीडम। अब क्या? अब कैसे चलेगा ये देश? हु विल रूल? सेकंड क्वेश्चन, हाउ विल द रूलर ensure that there is equality in the country? राइट, ये दो बहुत बड़े क्वेश्चन है। ये रूल करेगा कौन, और जो करेगा वो कैसे इंश्योर करेगा कि ये कंट्री कैसे चलेगी? थर्ड क्वेश्चन, व्हाट विल बी द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? राइट, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, इन तीन बेसिक क्वेश्चन से वी कैन फिगर आउट, यहाँ पे कर सकते हैं फिगर आउट के सिर्फ आज़ादी हासिल करना ही काफ़ी नहीं होता है किसी भी देश के लिए। उसके बाद में उस देश को चलाया कैसे जाएगा, दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। वेल, एक्चुअली दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इस क्वेश्चन के वजह से ही ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमें लगभग 200 सालों तक दबाते रहे। एटलीस्ट लास्ट के 50-60 साल, 70 साल तो वो यही बात बोलते रहे, व्हाट के इंडियंस जो हैं वो केपेबल नहीं है किस चीज़ के लिए? देश को चलाने के लिए। ये इटरेशन था, ये आर्ग्यूमेंट था ब्रिटिशर्स का, और वो बार बार बोलते थे कि वी आर नॉट केपेबल इनफ, वी आर नॉट एजुकेटेड इनफ, हमारे खुद के इंस्टीट्यूशंस इतने बने ही नहीं थे इंस्टीट्यूशंस, तो हम चलाएंगे कैसे इस देश को? तो वो बोलते थे कि हम एक्चुअली तो आपकी मदद कर रहे हैं इस देश को चलाने के लिए। तो जब ये चलता रहा, ये जो भी हम उनकी जो इंसल्ट करने का तरीका था हमको, तो ये चलते चलते 1922 में जाकर के गांधी जी ने बोला कि भाई बहुत हो गया, बातें सब कर रहे हैं कि हमें, कोई बोलता था स्वराज चाहिए, कोई बोलने लगा पूर्ण स्वराज चाहिए, कोई बोलने लगा भाई डोमिनियन स्टेटस ही दे दो। समझ रहे हो? कोई प्रिंसली स्टेट्स बोल रहे थे कि नहीं नहीं, हमको तो अपना खुद का ही अलग राज्य बनाना है, हमको तो जाना ही नहीं है इंडिया के साथ में जो भी है। बाद में आ गए थे, वो एक अलग बात है। बट ये क्वेश्चंस थे, पर गांधी जी ने बोला कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज़ादी मिलना बहुत ज़रूरी है, एक देश की गुलामी कब तक करते रहेंगे हम किसी और कंट्री की? लेकिन इसके बाद, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो तीन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं? वो ये वाले हैं कि भाई रूल कौन करेगा, और जो रूलर है वो इक्वालिटी कैसे इंश्योर करेगा, और जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कैसी होगी, किस तरीके से हम इस देश को चलाएंगे, हाउ विल वी रन दिस कंट्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो बिल्कुल बहुत ही सही बुद्धिजीवी, सिर्फ गांधी जी के दिमाग में नहीं आया, या अम्बेडकर जी के दिमाग में भी ये इसका एक सॉल्यूशन आया बहुत ही प्यारा सा। कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन। ये वर्ड जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन था उस टाइम पे भी, आज भी है, और आने वाले टाइम में हमेशा के लिए रहेगा ये।
कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है इसके बारे में हम बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें तो आगे जा कर के पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिर में क्या होता है। कुछ चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी थी। आपको मैं सिंपल सी बात बता दूँ, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं है। इट इज़ व्हाट? इट इज़ अ रूल बुक। कलर चेंज कर देता हूँ, लेट्स टेक येलो। इट इज़ अ रूल बुक टू गवर्न ए कंट्री। ये इसकी सबसे बेसिक डेफिनेशन है। फिर तो और भी बहुत बुद्धिजीवियों ने बहुत सारी डेफिनेशंस दी है इससे रिलेटेड, बट मैं आपको बताता हूँ बेसिक बेसिक डेफिनेशन ये है। ये एक रूल बुक है। इसको आप जनता की नीड्स के हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, लेकिन चेंज करना इतना आसान भी नहीं होता है। जब तक जनता खुद नहीं चाहती अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू कि इसको चेंज किया जाए, तब तक चेंज करना इतना ईजी भी नहीं। बट हाँ, आप चेंज कर सकते हो, और इसी के थ्रू सारे इंस्टीट्यूशंस को पावर मिलती है राज करने की, और ये कॉन्स्टिट्यूशन उनकी पावर्स पे लिमिट भी लगाता है। मैंने अभी आपको बातों बातों में पिछले 10-12 लाइनों के अंदर एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर पूरा पढ़ा दिया है। यही है एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर, कि हम रूल कैसे करेंगे। सोल्यूशन ये निकला कि कॉन्स्टिट्यूशन बना करके रूल करेंगे। तो ये जो चैप्टर है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जो मैंने पिछले 15 मिनट में आपको इंट्रोडक्शन दिया है, वो इस बात का है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन आखिर बना कैसे था। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कोई भी फिल्म बनने के बाद में उसकी एक मेकिंग दिखाई जाती है कि कौन से एक्टर ने कौन सा डायलॉग किस टाइम पे किस तरीके से बोला। उसी चीज़ को अब हम यहाँ पे देखेंगे आज, कि कौन से हिस्ट्री के एक्टर ने हमारे इंडिया में कौन सा डायलॉग किस टाइम पे बोला, और क्या क्या चीज़ें निकल करके आई, और वो किस तरीके से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में एक पर्टिकुलर आर्टिकल का शेप लिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, नाउ द फर्स्ट स्लाइड, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल बहुत ही ऑब्वियस सा टाइटल है, क्योंकि हम यही पढ़ रहे हैं, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंक कलर चेंज कर लेते हैं, वाइट ले लेते हैं, इट्स बेटर। ठीक है, सेकेंड स्लाइड, डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है। मैं आपको डाउट्स आपके क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुछ भी नहीं है। इट इज़ एन असेंबली जो क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। ठीक है, तो जैसे आज क्या होता है स्टेट्स के अंदर क्या है, एक छोटी सी स्क्रीन लेकर के देख लेते हैं, ब्लैक स्क्रीन ले लेते हैं। ठीक है, तो स्टेट्स में जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ठीक है, यूनियन लेवल पे क्या होता है, पार्लियामेंट होता है। वैसे ही टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या होती है, अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करती है, विद द प्रोसीजर ऑफ, विद अ डेमोक्रेटिक प्रोसीजर ऑफ वोटिंग। ये क्या करती है, क्लॉज बाय क्लॉज। जैसे उस समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 के आसपास आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल थे। ठीक है, इन एक एक आर्टिकल के एक एक सब आर्टिकल और एक एक शेड्यूल को क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस करने के बाद क्या किया इन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो यही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब। ठीक है, तो पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कब रखी गई थी, इट वाज, ठीक है, इट वाज पुट फॉरवर्ड इन 1934 बाय एम एन रॉय। एम एन रॉय जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, सीपीआई, इसके एक बहुत बड़े लीडर थे, इन्होंने बनाई थी सीपीआई। ठीक है, तो इन 1935 आईएनसी डिमांडेड, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी ऑफिशियली डिमांड किया कि भाई अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर 1938 ने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर्ड ऑन द बिहाफ ऑफ द आईएनसी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्री इंडिया का, वो किसी भी आउटसाइड इंटरफेरेंस के बिना बनाया जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, सॉवरन होगा, बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज।
ठीक है, ये चीज़ें हुई नहीं हुई ये बात की बात है, बट जो बैकग्राउंड है वो यही है कि ठीक है, पहले एम एन रॉय ने बोला, गांधी जी ने पहले ये बोला था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, पर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो डिमांड है वो पहले एम एन रॉय ने की थी। फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ऑन द बिहाफ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन्होंने डिक्लेयर किया कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो एक सॉवरन बॉडी होगी, उसके ऊपर किसी भी आउटसाइड बॉडी का कंट्रोल नहीं होगा, और यही फ्रेम करेगी हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की? वाई अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इज़ नीडेड? आप सोच के देखिए, ये कोई इजी क्वेश्चन नहीं है। मैं आपको ये फिर से पुट फॉरवर्ड करता हूँ। ठीक है, वाई अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इज नीडेड। तो आखिर क्यों ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की? ये क्वेश्चन आप सब पूछ सकते हैं, तो कोई इजी क्वेश्चन नहीं है ये भी, इसका भी एक कोई बहुत सिंपल आंसर नहीं है। ठीक है, तो फ़र्ज़ कीजिए, मान लीजिए कि भाई चलो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ये जिम्मेदारी आई कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, और मान लीजिए 1947 के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला था और आज़ादी भी मिलने वाली थी। तो अचानक से ये डिसाइड हुआ कि भाई अब जो देश के जो प्रोमिनेंट लीडर्स होंगे, मान लीजिए 20 प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, और इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि अब हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे बिकॉज जो देश की जनता है वो हम पे भरोसा करती है, हमारी एक बहुत ही पॉपुलर अपील है, तो हम क्या करेंगे, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे। अच्छा, लेकिन मान लीजिए ये कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि ये 20 लीडर्स जो हैं, ये देश की जो जितनी जनता के जो तबके हैं, ये कम्युनिटी ए है, बी है, सी है, डी है, मान लीजिए ये हिंदूज़ हैं, ये मुस्लिम्स हैं, ये सिख्स हैं, ठीक है, मान लीजिए डिप्रेस्ड क्लास है। हालांकि मैं ये नहीं बोलूँगा डिप्रेस्ड क्लास यहाँ पे अलग से आती है, ठीक है, कोई और रिलीजन, मान लीजिए ज्यूज़ हैं, और हिंदूज़ के अंदर भी मान लीजिए कास्ट सिस्टम है, तो कोई प्रिविलेज्ड क्लास है उसके अंदर, कोई अंडर प्रिविलेज्ड क्लास है। तो हमको एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा ना जो इन सबकी ज़रूरतों को केटर करे, इन सबकी ज़रूरतों को पूरा करे। आपको एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा, लेकिन कोई ज़रूरी तो नहीं है कि ये 20 के 20 जो लोग हैं ये सारे के सारे कैसे आए हैं यूनिफॉर्मली, इस कम्युनिटी में से, इस कम्युनिटी में से, कि भाई 4 जने यहाँ आ गए, 4 यहाँ से आ गए, 4 यहाँ से आ गए, 4 यहाँ से आ गए और 4 किसी और से आ गए। तो ऐसा इंश्योर करने के लिए क्या हुआ, टू मेक श्योर कि भाई जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का, उसके लिए क्या हो, उसी के लिए ज़रूरी है कि तो जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का, उसी को मेक श्योर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए। तो अगर मैं फर्स्ट रीज़न यहाँ पे लिखना चाहूँ तो क्या बोलूँगा, टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन बाय अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। यार देखो, जब देश को चलाना डेमोक्रेसी से है, तो फिर उसको चलाने के लिए जो रूल बुक है उसको बनाने के लिए भी तो तुम डेमोक्रेसी यूज़ करो। तो यही लॉजिक था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए। सेकंड, टू मेक श्योर दैट everyone's interests are catered। कि भाई सबके इंटरेस्ट को केटर करो, ऐसा नहीं हो कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को सब कुछ मिल जाए, दूसरी कम्युनिटी को कुछ भी ना मिले। तो टू एंश्योर व्हाट, टू एंश्योर इक्वालिटी। हालांकि इट्स अ यूटोपियन कॉन्सेप्ट, बहुत आइडियल स्टेट में होता है, बट स्टिल आप कोशिश तो कर ही सकते हैं ना इक्वालिटी लाने की। सो दैट वाज द मोटो, कॉन्स्टिट्यूशन का मोटो भी यही था। तो ये दो मेजर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की ज़रूरत थी।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, कभी मेंस में भी आ सकता है कि व्हाई वाज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नीडेड। तो ये रीजंस हैं, ठीक है। आप और भी रीजंस सोच सकते हैं कि जिन जिन प्रॉब्लम्स को कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्व करता है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी चाहिए थी। आप अपने आप ही खुद का दिमाग लगा करके अच्छा सा आंसर लिख सकते हैं इस पर, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसी पे यही हुआ कि भाई एम एन रॉय ने पहले बोला, फिर आईएनसी ने बोला, फिर जवाहरलाल नेहरू ने बोला। तो डिमांड वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश इन अगस्त। पेन की इंक चेंज कर देता हूँ, पॉइंटर ऑप्शन इन कलर, राइट, ठीक है। तो 1940 के अंदर ये डिमांड पेपर के ऊपर एक्सेप्ट हुई कि हाँ ठीक है, हम देखेंगे आगे, अब लाएंगे। फिर 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन जो है केम टू इंडिया विद अ ड्राफ्ट प्रपोजल ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द फ्रेमिंग ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू। अब इनको क्या करना था उस समय वर्ल्ड वॉर टू के अंदर, क्या चाहिए था, दे वॉन्टेड इंडियन सपोर्ट। तो इन शॉर्ट इंडियन फौजियों को शहीद करवाने का पूरा पूरा प्लान था ब्रिटिशर्स का, कि हमारे नाम मरे फौजी, इंडिया के फौजी जाएं यूरोप में लड़ने के लिए, बर्मा में लड़ने के लिए, इधर चीन से लड़े नहीं, इधर जापान से लड़े, इस तरफ वर्ल्ड वॉर टू भी जापान के खिलाफ ही लड़ रहा था, बिकॉज जापान वॉज फाइटिंग ऑन द साइड ऑफ जर्मनी। तो यही प्लान था कि इनको खुश कर दो, खुश करने का क्या तरीका है, इनकी इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, ये डिमांड एक्सेप्ट हुई नहीं। क्यों नहीं हुई, क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग जो है वो अपने एक ही राग पे अटकी हुई थी कि भाई हमको तो पाकिस्तान चाहिए, हमको एक सेपरेट कंट्री चाहिए और सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए, खुद के देश का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो ये क्रिप्स मिशन से कुछ हो नहीं पाया। फिर फाइनली कैबिनेट मिशन प्लान आया, कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, आइडिया ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने बोला कि एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाओ, और जिससे मुस्लिम लीग सेटिस्फाइड नहीं थी, बट हाँ ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, और वो मान भी गए थे कि हाँ चलो ठीक है बैठ तो जाएंगे, बट फिर फाइनली वो नहीं बैठे थे, दूर रहे थे। तो अब देखते हैं आगे कि अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर क्या क्या था, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का अब कॉम्पोजिशन देखते हैं, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन में ऑब्वियसली क्या था, देखो इंडिया दो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड था। पहला था प्रिंसली स्टेट्स, दूसरा था ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया में कुछ पार्ट्स जो थे वो थे डायरेक्टली अंडर द गवर्नर्स, वो थे 11, और बाकी के थे चीफ कमिश्नर के अंदर। जैसे आज अगर इसको समझने की, ये चार थे चीफ कमिश्नर के अंदर, ठीक है, इसको समझना चाहते हो तो आज से रिलेटेड कि भाई कुछ तो स्टेट्स हैं इसके अंदर कौन होता है, सीएम होता है, या फिर गवर्नर होता है, हेड ऑफ द स्टेट तो गवर्नर ही होता है ना, उधर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है चीफ मिनिस्टर। और चीफ कमिश्नर से रिलेट कर सकते हो आप जो यूनियन टेरिटरीज हैं, जहाँ पे कौन होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। तो ये ऐसी मतलब एनालॉगस सिचुएशन है कि ऐसा कुछ सेम सिचुएशन उस टाइम पे भी थी, ठीक है। तो इन्होंने, तो ये डिवीजन था उस समय के इंडिया का। तो मैंने बोला कि भाई टोटल स्ट्रेंथ जो है वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की वो 389 होगी। अब मैंने इससे रिलेटेड एक अच्छी सी स्लाइड बनाई है, वो आप समझ जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, और बेटर तरीके से आप समझेंगे ग्राफिक्स के थ्रू, ठीक है। तो 389 जो थी वो क्या थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की स्ट्रेंथ थी, जिसमें से 93 आने वाले थे कहाँ से, प्रिंसली स्टेट से, 296 आने वाले थे कहाँ से, ब्रिटिश इंडिया से, ठीक है। अब ब्रिटिश इंडिया के अंदर से 4 जने तो आने वाले थे कहाँ से, चीफ कमिश्नर के ऑफिस से। ये कौन कौन सी थी 4 जगह, दिल्ली है, अजमेर है, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। बलूचिस्तान मतलब अगर अपन मैप में देखते हैं, बिल्कुल जैसे ये इंडिया का मैप है, और यहाँ आगे जा कर के यहाँ पाकिस्तान हो जाता है, तो ये पाकिस्तान का जो नीचे वाला हिस्सा है ये बलूचिस्तान है, ठीक है। बस जस्ट एग्जांपल में दिया है, बाकी ये अपन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि कौन कौन कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, ठीक है। और जो गवर्नर के प्रोविंसेस थे ये लगभग आप सारे आपने सुने ही होंगे कभी ना कभी तो बॉम्बे है, मद्रास है, NWFP मतलब नॉर्दर्न वेस्टर्न नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है। यूनाइटेड प्रोविंसेस जो आज का यूपी है, उत्तर प्रदेश, वो उस टाइम पे यूनाइटेड प्रोविंसेस हुआ करता था। सेंट्रल प्रोविंसेस बोले तो आज का जो MP है, बिहार, असम, बंगाल, सिंध
पाकिस्तान में है आज, पंजाब आधा पंजाब इंडिया में, आधा पंजाब पाकिस्तान में है, और उड़ीसा। तो ये 11 थी गवर्नर्स की प्रोविंसेस, और ये सारे मेंबर्स टोटल आके बैठने थे कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। ठीक है, तो अब पिछली स्लाइड पे चलते हैं फिर से। तो ये डिवीज़न होना था आइडियली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ये था। कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूट? नवंबर 1946 के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड की गई। ठीक है, ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी अलॉटेड सीट्स इन प्रपोर्शन टू देयर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन। लगभग क्या होना था कि भाई 10 लाख लोग जो हैं, 10 lakhs, जिसको 1 million भी कहते हैं, (1) कि 10 लाख लोगों के ऊपर एक रिप्रेजेंटेटिव जाकर के चुन करके बैठा जाना था कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। तो यही था इनका बेसिक आइडिया कि कैसे बैठाएंगे। आज भी लगभग यही रिप्रेजेंटेशन है जो हमारा लोकसभा के अंदर जो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं उनका भी चुने जाने का रेशियो लगभग यही है। 10 लाख के आसपास के ऊपर एक मेंबर चुन करके जाते हैं वहाँ पे। तो खैर अब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बट जब बना था तब यही लॉजिक था। 50 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन थी और 550 के आसपास रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए थे। ठीक है, तो सीट्स एलोकेटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंस वर टू बी डिवाइडेड अमंग 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़। तो इन्होंने टू मेक श्योर दैट देयर इज़ इक्वालिटी ये करना चाहते थे, या फिर डिवाइड एंड रूल का प्लान था, वो तो अंग्रेज़ी जाने या उस समय के लीडर जाने। बट ये था कि भाई 3 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया जाएगा, मुस्लिम्स, सिख्स और जनरल, जो बाकी के अदर्स हैं। किसको, जो सीट्स होगी वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। अब इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लोकसभा से जोड़ के देखो, वैसा ही कुछ था, एक असेंबली थी जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी। ठीक है, तो इसके अंदर 3 कम्युनिटी के अंदर इसको डिवाइड किया जाने वाला था इन जो उनकी पॉपुलेशन है उसके प्रपोर्शन के अंदर। ठीक है, जैसे मुस्लिम्स की अगर 30% पॉपुलेशन है तो 30% सीट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर किसकी होगी, मुस्लिम्स की होगी। ठीक है, वेरी गुड। पर कहाँ पे, ये सिर्फ कहाँ पे है, ये ब्रिटिश इंडिया की जो है उसके अंदर ही है, प्रिंसली स्टेट्स का ये नहीं था। ठीक है ना, ईच ब्रिटिश प्रोविंस के अंदर जो था ना उसी के अंदर से था। एक अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, क्या प्रिंसली स्टेट्स में भी ये लॉजिक लगने वाला था? नहीं लगने वाला था। प्रिंसली स्टेट्स को पूरी ऑटोनॉमी थी अपने हिसाब से सीट्स किस तरीके से वो बांटना चाहते हैं किस कम्युनिटी में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट 4th पॉइंट, जैसे ये मैंने पहले ही लिख रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखना। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच कम्युनिटी वर टू बी इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी ओनली। कहाँ पे, इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली किसकी है, ब्रिटिश इंडिया की ऑब्वियसली। एंड वोटिंग वॉज टू बी डन बाय मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होने वाला था, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हो रहे थे। तो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इफ द इलेक्शंस वर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। द इलेक्शंस वर इनडायरेक्ट। कैसे होता था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये मेथड और कहाँ पे यूज़ होता है, इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा मेंबर्स। ठीक है, इट्स वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड डिफिकल्ट मेथड टू अंडरस्टैंड। अभी प्रेसिडेंट के मेथड इलेक्शन जस्ट हुए ही हैं, तो यहाँ पे भी यही मेथड यूज़ हुआ था। ठीक है, तो ये इसके बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनने वाली थी। तो ये आगे देखते हैं। ये भी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जो डिवीज़न कैसे होने वाला था। ठीक है, तो अभी तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो पार्टली इलेक्टेड थी और पार्टली नॉमिनेटेड थी, राइट। क्योंकि कुछ मेंबर्स नॉमिनेट भी तो हो रहे थे, प्रिंसली स्टेट से भी तो नॉमिनेटेड मेंबर्स आने वाले थे, और लोअर लेवल पे भी कुछ मेंबर्स नॉमिनेटेड थे। ब्रिटिश इंडिया में भी कुछ मेंबर्स नॉमिनेटेड थे, सारे के सारे इलेक्टेड नहीं थे। तो इट वाज नॉट अ कम्प्लीटली इलेक्टेड बॉडी। ठीक है, द मेंबर्स वर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं इनके मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर के आने वाले थे, हु देमसेल्व्स वर इलेक्टेड ऑन अ लिमिटेड फ्रेंचाइज। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, स्टार आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कि जो इलेक्शन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वॉज नॉट ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है कभी भी किसी भी एग्ज़ाम के अंदर। और लोगों को हालांकि क्योंकि है ना, जो डिक्लेरेशन था 1938 का, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, मैं पिछली स्लाइड में जाता हूँ एक बार। ये देखो 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने डिक्लेयर किया है कि इट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, बट ऐसा हुआ नहीं था। एडल्ट फ्रेंचाइज में नहीं हुई थी बिकॉज इट वॉज मेड अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान, और
सारी शर्तों को उन्होंने नहीं माना था। एडल्ट फ्रेंचाइज होती कैसे यार? एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का क्या मतलब होता है कि सबको राइट देने का समान वोट मिलेगा, बट उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। जो वोटिंग जो राइट्स थे वो बहुत लिमिटेड थे। कि कुछ लोगों के पास में प्रॉपर्टी थी तो सिर्फ उन्हीं लोगों को राइट था वोट करने का, और कुछ लोगों के पास में जो पैसे थे या इन्फ्लुएंशियल पीपल थे गवर्नमेंट में, सिर्फ वो ही वोट कर सकते थे। तो इट वाज अ प्रिविलेज एट दैट टाइम टू वोट। आज हर किसी को वोट करने का राइट है, तो वी हैव अर्न दिस राइट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग स्ट्रगल। लेट मी टेल यू कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये इकलौता ऐसा आर्टिकल था, इकलौता ऐसा इट वाज द प्रोविजन जो बिना किसी डिबेट के पास हो गया था। इट वाज पास्ड विदाउट एनी डिबेट। मतलब सबने एग्री किया था आज़ादी के बाद में कि भाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होनी चाहिए, कोई क्वालिफाइड वोटिंग नहीं होनी चाहिए। बहुत लोग इस बात को एडवोकेट करते हैं कि सिर्फ पढ़े लिखे को राइट दो वोट देने का, अनपढ़ लोगों को राइट मत दो। अनपढ़ लोगों को क्या नॉलेज है कि देश कैसे चलाया जाता है? ऐसा नहीं है। अनपढ़ लोगों को या जो पढ़े लिखे लोग हैं सबको राइट होना चाहिए ये चूज़ करने का कि उनकी सरकार जो है वो कौन चलाएगा, कैसे चलेगी। अगर लोग अनपढ़ अपने अनपढ़ होने से नाखुश होंगे तो फिर वो ऐसी गवर्नमेंट को वोट देंगे जो आने वाले टाइम में उनके बच्चों की एजुकेशन के ऊपर फोकस करेगी। अगर राइट टू वोट होगा उनके पास में तो कोई भी गवर्नमेंट इस बात को ध्यान में रखेगी, उनको नज़रअंदाज नहीं करेगी। जो अनपढ़ लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो होमलेस हैं, तो उनको वोटिंग राइट्स देना इसीलिए ज़रूरी था। इसी का यही पॉइंट है कि इट वॉज नॉट डन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और ये एज ए क्रिटिसिज्म भी यूज़ होता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, वी कैन राइट दैट, बट दिस इज़ द ट्रूथ। सो एनीवेज आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो अब इलेक्शंस हुए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए, इलेक्शंस के रिजल्ट भी आए। तो हमने पहले क्या बात की थी, 296 सीट्स पे ही हुआ, बिकॉज 93 सीट्स पे हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज प्रिंसली स्टेट्स जो हैं दे स्टेड अवे। लेकिन हाँ, गुड पार्ट वॉज कि मुस्लिम लीग ने एटलीस्ट पार्टिसिपेट तो किया ही था उस टाइम पे। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया, 73 सीट्स इनको मिली, 208 इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली, 15 बाकी पार्टीज़ को, कम्युनिस्ट पार्टी और जो इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे उनको, तो ये सीट्स मिली। ठीक है, फिर क्या हुआ था वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, तो हमने पिछली स्लाइड में देखा कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए वोटिंग हो गई, 208 सीटें मिल गई कांग्रेस को, 73 सीट्स मिल गई मुस्लिम लीग को, 15 अदर्स को। प्रिंसली स्टेट्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो अब क्या हुआ? अब ये देखना था कि भाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अब वर्क कैसे करेगी। तो इन्होंने पहली मीटिंग अपनी रखी कब? 1946 9 दिसंबर को। और पहली मीटिंग के अंदर इन्होंने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं, जो ओल्डेस्ट मेंबर थे किसके, असेंबली के, उनको क्या बनाया? टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया। ये क्या है? ये एक तरीके की फ्रेंच प्रैक्टिस है, जस्ट टू गिव रिस्पेक्ट, टू गिव रिस्पेक्ट कि भाई शुरुआत हो रही है, एल्डेस्ट मेंबर को बना दिया। तो द बिगनिंग वॉज वेरी गुड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कि हाँ इन्होंने इज़्ज़त दी। और फिर बाद में जब सेकेंड मीटिंग हुई तब वहाँ पे द प्रेसिडेंट वॉज मेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। और दो बनाए गए क्या वाइस प्रेसिडेंट्स, कौन थे? HC मुखर्जी एंड VT कृष्णमाचारी। ठीक है, और मुस्लिम लीग ने ऑब्वियसली यहाँ से बॉयकॉट किया और उन्होंने फिर से अपना वही राग अलापा, दे वांटेड अ सेपरेट नेशन ऑफ पाकिस्तान। तो इट कैन बी प्रीटी अंडरस्टूड बाय द फैक्ट दैट उनको बहुत ज़्यादा सीट्स मिली नहीं थी इलेक्शंस में, सिर्फ 73 सीट्स मिली थी। तो मे बी उनको लगा कि कहीं ना कहीं उनके इंटरेस्ट जो हैं वो यहाँ पे अब जेपरडाइज हो जाएंगे, तो उन्होंने फिर से अपने अलग देश की डिमांड करी। ठीक है, अच्छा, अब फिर क्या हुआ? जैसे ही बन गई तो 13 जनवरी को इनका फिर से सेशन हुआ, तो वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी ने मूव द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन इन द असेंबली। इन्होंने एक तरीके का रेजोल्यूशन पास किया जिसे ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन कहते हैं। उसके अंदर क्या हुआ? उसके अंदर इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन ये लोग बनाने वाले थे उसकी फंडामेंटल्स और उसकी फ़िलॉसफी के बारे में बात हुई। किसके अंदर? इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या बात हुई कि हम जो अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं इसके अंदर हम क्या क्या फ़िलॉसफी डालने वाले हैं और क्या क्या इसके फंडामेंटल्स होंगे,
कोर थिंकिंग क्या होगी, कोर आइडिया क्या होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कोर आइडिया was discussed in objectives resolution. ठीक है, तो दिस रेजोल्यूशन वॉज यूनानिमसली मतलब सबने एक साथ में अडॉप्ट किया ऑन 22 जनवरी 1947. इट इन्फ्लुएंस द ओवरऑल शेपिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, वेरी गुड, इट्स किया ही था. अभी हम देखेंगे कि है क्या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. इसका जो मॉडिफाइड वर्जन है वो आज का प्रीएम्बल है. खैर ये मैं बाद में बताने वाला था आपको, बट स्पॉइलर आ गया यहाँ पे. ठीक है, स्पॉइलर पहले ही पता लग गया आपको. अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है. ठीक है, तो ये नेट पे भी मिल जाएगा आपको. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. एक एक चीज़ को हम पढ़ते हैं और लाइन बाई लाइन समझने की कोशिश करते हैं. तो ये कुछ भी नहीं है, ये बस एक तरीके का, जैसे मूवी स्टार्ट होने से पहले बताते हैं ना कि हमारा क्या आइडिया है, बुक स्टार्ट होने से पहले प्रीफेस लिखा होता है, तो वैसे ही ये एक तरीके का प्रीफेस है ये टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें डालने वाले हैं. ठीक है, तो दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिक्लेयर्स इट्स फर्म एंड सोलम resolved to proclaim India as an independent sovereign republic and to draw up for her future governance a constitution. तो पहली लाइन में क्या बोल रहा है कि भाई अब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं अपने लिए. हम इंडिपेंडेंट हैं, हम सॉवरन हैं, हम रिपब्लिक हैं. रिपब्लिक मतलब हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्टेड है, और अब हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं. ठीक है, अब इन्होंने बोला वेर इन द टेरिटरीज, जहाँ पे जिस देश के अंदर टेरिटरीज दैट नाउ कंप्राइज ब्रिटिश इंडिया, द टेरिटरीज दैट नाउ form the Indian states and such other parts of India as are outside British India, and the states as well as such other territories are willing to be constituted into independent sovereign India shall be union of them all. तो ये देश किसका यूनियन होगा? उन सारी टेरिटरीज का जो आज ब्रिटिश इंडिया के अंदर है लेकिन कल को इंडिया में होंगी. उन सारे टेरिटरीज का जो इंडिया से बाहर है लेकिन इंडिया को ज्वाइन करना चाहती हैं, और उन सारे टेरिटरीज का जो विलिंगली इंडिया में आना चाहती है, उन सबको मिल करके ये एक सॉवरन इंडिपेंडेंट इंडिया बनेगा. उसका ये कॉन्स्टिट्यूशन होगा. ठीक है, वेरी गुड. नेक्स्ट, wherein the said territories whether with their present boundaries or with such other, मतलब इसमें ऑल इन ऑल ज़्यादा कुछ है नहीं कॉम्प्लेक्स. यही है कि भाई ये पावर इसको दी जाएगी जो लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से होगा. शेल पोजेस एंड रिटेन द स्टेटस ऑफ ऑटोनोमस यूनिट्स टुगेदर विद रेजिडुअरी पावर्स. ये बेसिक जो मतलब प्रोविजंस को एक्सप्लेन किया है, इसकी डिटेल में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, वेर इन ऑल पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द सॉवरन इंडिपेंडेंट इंडिया इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स एंड आर डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल. मतलब ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे जो भी पावर्स होगी ना, दैट विल बी डिराइव्ड कहाँ से? फ्रॉम द पीपल. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखा होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो यहाँ से ये वाली लाइन आई है वी द पीपल ऑफ इंडिया. ये लाइन इस वाले आइडिया को क्लियरली रिफ्लेक्ट करती है. ठीक है, वेरियन शैल बी गारंटीड एंड सिक्योर टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी. तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन्ड है कि कैसे कैसे जस्टिस होगा, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस होगा. फिर इक्वालिटी होगी किसकी? स्टेटस की, अपॉर्चुनिटी की, बिफोर द लॉ, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी. ये सब कुछ लिखा हुआ है प्रियम्बल के अंदर, और ये सारे के सारे क्या हैं? दीज आर द एस्पिरेशंस. ये लोगों के एस्पिरेशंस हैं, ये उनकी डिमांड्स हैं कि हमको ये चाहिए. तो ये कौन दे रहा है? खुद लोग ही तो बना रहे हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को. जो पहली लाइन है, ठीक है, वेर इन एडिक्वेट सेफ गार्ड शेल बी प्रोवाइडेड फॉर माइनॉरिटीज़ के लिए दिया जाएगा, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज, डिप्रेशन, अदर बैकवर्ड क्लासेस, सबको दिया जाएगा जो उनको चाहिए, उनको सारे अधिकार मिलेंगे. ये हम किस में? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जवाहरलाल नेहरू जी ने डिक्लेयर किया था. ठीक है, वेयर बाय शेल बी मेंटेन द इंटेग्रिटी, बना के रखेंगे इस टेरिटरी की, रिपब्लिक की, और and its sovereign rights on the land, sea and air according to justice and law of the civilized nations. This ancient land attains its rightful and honored place in the world and makes its full and willing contribution to the promotion of world peace and welfare of the mankind. ये world peace वाली चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आगे जा कर के पंच शील के अंदर देखने को मिलेगी, और इसके अंदर आर्टिकल 51 जो है इंटरनेशनल रिलेशंस को पीसफुल बना के रखने के लिए, उसके लिए अब याद रखना अभी से कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, जो जवाहरलाल नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी के अंदर बहुत ही क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है. नेक्स्ट स्लाइड.
तो अब देखते हैं कि भाई चलो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई, फिर बनने के बाद में नवंबर में बनी थी, फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी पास हो गया, अब इंडिपेंडेंस आ गई। अब इंडिपेंडेंस आने के बाद में क्या क्या चेंजेस हुए? द प्रिंसली स्टेट्स हु हैड स्टेड अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ग्रेजुअली जॉइंड इट, आ गए भाई, वापस आ गए, जो ऑल थैंक्स टू सरदार पटेल। द मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम लीग फ्रॉम द इंडियन डोमिनियन ऑल्सो ज्वाइंट, जो इंडियन डोमिनियन के जो पार्ट बनना चाह रहे थे उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो अब क्या बना दिया, अब इंडिपेंडेंस के बाद में असेंबली को एक फुली सॉवरन बॉडी बना दिया गया। ठीक है, द असेंबली ऑल्सो बिकेम अ लेजिस्लेटिव बॉडी, ये लॉ मेकिंग के लिए भी यही आने लगी। टू सेपरेट फंक्शंस वर अलॉटेड टू द असेंबली मेकिंग द ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब जो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, इसी को जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी इसी को दो फंक्शंस दे दिए, एक दे दिया कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का, एक दे दिया लॉ मेकिंग का। इसको लेजिस्लेटिव फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इसके दो सेपरेट प्रेसिडेंट्स बनाए गए। जब जब ये ऑल्टरनेट डेज बैठने लगी, एक दिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते थे, एक दिन एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी वर्क करती थी। ये ए है और ये बी है। जब ये एज ए बैठते थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए, तब उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके प्रेसिडेंट होते थे, और जब ये एज ए बी बैठती थी एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी, जो ऑर्डिनरी लॉज बनाने के लिए या फिर जो भाई देश चलाना भी तो था, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को पता नहीं कितना टाइम लग जाता कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, इनको लगभग 2 साल 11 महीने के आसपास टाइम लगा था। तो उस समय में भी तो भाई देश तो चलाना ही था, तो जैसे पार्लियामेंट बैठती है वैसे ये लॉ मेकिंग बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडी बैठती थी, जिनके प्रेसिडेंट थे जीवी मावलंकर। तो ये फंक्शन चले 26 नवंबर 1949 तक। तो वहाँ तक, उसके बाद में फिर क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को भंग कर दिया गया। इसकी लास्ट मीटिंग कब हुई थी अभी देखेंगे हम। तो इन्होंने ये सारी चीज़ें करी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन कम्प्लीटली बना लिया। और क्या क्या किया इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के अलावा, इन्होंने इंडिया की जो मेंबरशिप है कॉमनवेल्थ की, जिसके अंदर ब्रिटेन है और भी नेशंस हैं, उसकी मेंबरशिप को रेटिफाई किया। इन्होंने 22 जुलाई 1947 में नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया। 24 जनवरी 1950 में जाकर के इसी असेंबली ने क्या किया, नेशनल एंथम को अडेप्ट किया, नेशनल सॉन्ग को अडेप्ट किया ऑन द सेम डे। एंड ऑन द सेम डे जो पहले प्रेसिडेंट जो हैं वो इलेक्ट किए गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑन 24 जनवरी 1950। कितना टाइम लगा इसको, इन्होंने 11 सेशंस लिए, लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा करके इन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। तो ऑन 24 जनवरी 1950, देखो 26 नवंबर 1949 को बन तो चुका था कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये सारे प्रोविजन इस दिन लागू नहीं हुए थे, अभी देखेंगे हम। ठीक है, तो ऑन 24 जनवरी 1950 इन्होंने अपना पहला सेशन, इन्होंने फाइनल सेशन हेल्ड किया, और लेकिन इस दिन ख़त्म नहीं हुआ था, एंड कंटिन्यूड एज प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टिल 26 जनवरी 1950। और नई पार्लियामेंट बनने तक इन्होंने क्या किया, जनरल इलेक्शन 1951 और 52 में हुए थे, तब तक एज अ न्यू पार्लियामेंट फंक्शन करने लगी, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसको भंग कर दिया गया इसके बाद में। ठीक है, अब इसमें कुछ कमिटीज़ थी, जैसे कि हमारे पार्लियामेंट में भी कुछ कमिटीज़ हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं। तो वैसे इस समय यहाँ पे अलग अलग कमिटीज़ थी, उनके अलग अलग चेयरपर्सन्स थे, उनके अलग अलग काम थे। तो यहाँ पे यूनियन पावर्स कमेटी थी। अब क्योंकि इंडिया एक यूनियन बनने वाला था, जहाँ यूनियन ऑफ स्टेट्स पे बहुत सारे स्टेट्स को मिला करके एक यूनियन बनने वाला था, तो यूनियन पावर्स कमेटी थी, उनके चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे। फिर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, इसके चेयरमैन भी जवाहरलाल नेहरू थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, इसके चेयरमैन थे सरदार पटेल। भाई पहले तो ये डिसाइड हुआ था भाई प्रोविंसेस को भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने देंगे, बट फिर बाद में ऐसा हुआ नहीं था, एक कॉन्स्टिट्यूशन ही बना था। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, इसके सरदार पटेल थे। इस कमेटी के 5 सब कमेटीज़ थी ये। ठीक है, दीज आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट आप ये नाम याद रख सकते हैं, JB कृपलानी, HC मुखर्जी, पूछ ले कभी प्रीलिम्स में, बट इतना डिटेल में कभी एग्ज़ाम जाता नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए 2-4 इन मेजर मेजर कमेटीज़ के बारे में, यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, ये इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर स्टेट्स कमेटी, कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे बहुत लोग सरदार पटेल लिख देते हैं, बिकॉज ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि भाई सरदार पटेल ने
स्टेट्स को ज्वाइन करने में काफ़ी हेल्प की थी, तो नेगोशिएट भी उन्होंने ही किया होगा, पर ऐसा नहीं है। तो ये कमेटी जो है, इस कमेटी के चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे। जस्ट रिमेंबर इट कि स्टेट से नेगोशिएट करने की जो कमेटी थी, इनके चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था। फिर स्टीयरिंग कमेटी जो है, जिसका काम था ये देखना कि भाई ढंग से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो इसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, इट वॉज सेटअप इन, पहले इन्होंने बना लिया, फिर ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया गया, जिसका काम था एक ड्राफ्ट बना करके देना कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके 7 मेंबर्स थे, बी आर अम्बेडकर, फिर थे गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इस नाम को आप डेफिनेटली याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन एक्चुअली ऐसा पूछ लेते हैं, इनमें से नाम दे दिया एक के एम मुंशी जी का, एक दे दिया अयंगर जी का, एक दे दिया अय्यर का, माधव राव का, सदालू, फिर बोलेंगे दीज नेम्स आर रिलेटेड टू व्हाट, और फिर आपको कमेटी दे दी जाएगी, कमेटी में दे देंगे आपको ये वाली एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, फिर दे देंगे स्टीयरिंग कमेटी, फिर दे देंगे ड्राफ्टिंग कमेटी। समझ रहे हो आप? ऐसा क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जा चुके हैं पहले भी और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक, तो ये कमेटीज थी और उनको ये चेयरपर्सन्स थे। है ये इंपॉर्टेंट, बट इतना कुछ इसमें इंटेलेक्चुअल समझने का कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को क्या अडॉप्ट हो गया? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो गया, और प्रीएम्बल वॉज इनेक्टेड जो था वो बाद में इनेक्ट हुआ था, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट होने के बाद में, पहले नहीं हुआ था। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो हैं वो 26 नवंबर को ही हो गए थे अप्लाई, कुछ 26 नवंबर को हुए और कुछ 26 जनवरी को हुए, जैसे हम ऐसे रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो अब देखते हैं कि कौन से प्रोविजंस जो हैं वो 26 नवंबर को हुए। 26 नवंबर को आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे आर्टिकल्स है, 324 है वो इलेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, ये सारे सिटीजनशिप से रिलेटेड है, और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। इसके बारे में डिटेल में हम कौन से वो बाद में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन आता है कि भाई जब 26 नवंबर को बन गया था कॉन्स्टिट्यूशन पूरा, दिस डे वॉज फॉर्म्ड, तो फिर इस दिन कमेंट्स क्यों नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को? 26 जनवरी को क्यों किया गया? बिकॉज जो 1929 का जो लाहौर सेशन था, इसमें कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास किया था कि हम 26 जनवरी को एज ए पूर्ण स्वराज डे मनाएंगे। और इसके जस्ट बाद में जो ये दिसंबर में हुआ था 1959, फिर जब जस्ट 26 जनवरी को जो लाहौर सेशन आया था, सॉरी, इस 26 जनवरी के दिन पूर्ण स्वराज दिन मनाया गया था, 1930 को झंडा फहराया गया था। और इस दिन की याद के अंदर क्या रखा जाता है? 26 जनवरी को रिपब्लिक डे माना गया यहाँ पे, इसीलिए 26 जनवरी को क्या किया गया, चूज़ किया गया फॉर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में जितने भी एक्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935, माउंटबेटन प्लान, सब जो भी एक्ट्स थे, ये सबको क्या कर दिया, एबॉलिश कर दिया गया। बस इस एक एक्ट को रखा गया, एबॉलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ये यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हाँ, इस एक बाकी सारे एक्ट को क्या कर दिया गया, रिपील कर दिया गया। और अब एक ही एक्ट लगने वाला था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडिया के पास में पूरी आज़ादी थी और कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। जो भी एक्ट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से भी, खैर सॉरी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को भी हटा दिया गया था। अब सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन रहने वाला था हमारा, इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये देश पूरा का पूरा चलने वाला था। अब हम किसी भी देश के अंडर नहीं थे, ब्रिटेन अब कोई नहीं होने वाला था हमें ये बोलने वाला कि आप आज़ाद हो या आप गुलाम हो। अब हम एक सॉवरन कंट्री थे, वी वर अ सॉवरन नेशन, वी स्टिल आर। सो या, तो दिस इज़ द एंड माय फ्रेंड। इस एंड के साथ में कुछ चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं क्या क्या सीखी है हमने। ओके, वेरी नाइस। तो हमने पहले लेक्चर के अंदर देखा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेक्चर 2 के अंदर हमने बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड तरीके से हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, के कॉन्स्टिट्यूशन आखिर बनाया कैसे गया। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे। सो डेफिनेटली दिस इज़ नॉट द एंड। अभी आगे हम और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, और मेक श्योर कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स बना लीजिए प्लीज़। और लक्ष्मीकांत से ही मैंने काफ़ी कुछ इंस्पायर्ड है मेरी पूरी की पूरी स्लाइड्स, और मैंने बस आपको एक्सप्लेन किया है। मैं बहुत ज़्यादा इसमें ऑटोनॉमी नहीं लूँगा कि ये कोई ओरिजिनल कंटेंट है। ओरिजिनल होगा कैसे, बिकॉज लक्ष्मीकांत जी ने भी जो किताब लिखी है वो डी डी बासु से देख करके लिखी होगी। डी डी बासु जी ने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को समझा और उसको लिखा। तो हमारे संविधान का ओरिजिनल आइडिया इन्होंने ऐसे बनाया था, इसके अंदर क्या क्या आर्टिकल्स आए, कौन से थे, इन सब के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो
ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर्स, और आप इनको रिवाइज करके आना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और हम और डिटेल के अंदर नेक्स्ट लेक्चर को पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर और लंबा होने वाला है, बिकॉज उसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आई होप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा होगा, और मुझे तो बहुत मज़ा आया इसको पढ़ाने में। आई होप आपको भी मज़ा आया होगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच। और मैं यहाँ पे आपसे विदा लेता हूँ। गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।